हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पहले ही बताए थे, कि नेपाल का ये थर्ड वीडियो आने वाला है और इसमें नेपाल के हम टैक्स के बारे में बताएंगे कि इंडिया से जाने पर नेपाल पे कौन सी टैक्स यानी भंसार जो कटाना पड़ता है उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही बताएंगे कि नेपाल में गाड़ी इतना महंगा क्यों मिलता है, क्यों 3 लाख की गाड़ी आखिर 20 लाख दाम हो जाता है, इस सब के बारे में जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कि अगर नेपाल में आप एज ए टूरिस्ट अगर घूमना जाना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप जाइएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 2 वीडियो नेपाल पे बन गया है, अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। देखिए, नेपाल में इतना गाड़ी क्यों महंगा मिलता है, इसके बारे में जानने के लिए आपको नेपाल में गाड़ी पे लगने वाले टैक्स के बारे में जानना होगा। देखिए, नेपाल में गाड़ी पर टैक्स बहुत ही हाई लेवल की लगता है। अगर आप एक आम आदमी है तो आप गाड़ी खरीदने के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हाई टैक्स होता है। तो चलिए इसके टैक्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, नेपाल में नेपाल कहता है कि अगर कोई देश जो सार्क कंट्री में है और हमारे नेपाल में अगर गाड़ी बेचने आता है तो उसको हम 241% टैक्स लेंगे। समझिए कि अगर कोई 1 लाख की गाड़ी है तो 2,41,000 रुपया पहले हमको आप टैक्स दीजिए, उसके बाद हमारे नेपाल में आके आप अपना गाड़ी बेचिए। यानी कि अगर सार्क कंट्री की बात करें तो सार्क कंट्री में कौन सा आता है? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 कंट्री आता है। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय खुद नेपाल के काठमांडू में ही है। तो सार्क में ये सब हुआ। और सार्क के अलावा कोई दूसरा कंट्री आता है नेपाल में गाड़ी बेचने के लिए तो उससे तो और इससे ज़्यादा 250% टैक्स लिया जाता है। यानी कि अमेरिका सार्क कंट्री का देश नहीं है और अमेरिका चाहेगा कि कोई गाड़ी नेपाल में बेचना, तो अमेरिका को नेपाल सरकार को 2.5 लाख पहले टैक्स देना होगा, उसके बाद नेपाल में गाड़ी बेच सकता है। ये इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि इंडिया में कोई गाड़ी का दाम 3 लाख है, तो वो नेपाल में बिकने के लिए गया, तो पहले नेपाली रुपीस में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 रुपया इंडियन करेंसी नेपाल में 1.6 रुपया हो जाता है। तो चलिए इसे 1.6 से गुना करते हैं 3 लाख को, तो टोटल हो जाता है 4,80,000। ये 4,80,000 इंडियन रुपीस के अनुसार नेपाली रुपीस में उस गाड़ी का प्राइस हुआ। अब नेपाल सरकार बोलेगा कि इस पे हमको 241% टैक्स दो। तो चलिए इसका 241% टैक्स निकाल लेते हैं। तब इसका एक 241% टैक्स निकालिएगा तो 11,56,800 टैक्स होगा। सिर्फ टैक्स, ये अभी मतलब गाड़ी का दाम नहीं है, सिर्फ टैक्स है। और इसमें आप गाड़ी का दाम जोड़िए, तो गाड़ी का दाम कितना था? 4,80,000। तो जब गाड़ी का दाम आप जोड़िएगा 4,80,000 तो हो जाता है, तो टोटल हो जाता है 15,36,800। यह गाड़ी का टोटल वहाँ पे नेपाल में गया, उसका प्राइस हो गया। अब ये तो समझिए एजेंसी वाले जो लेता है उसका प्राइस हुआ। अब एजेंसी वाले इस पे कोई भी एजेंसी वाले भाई गाड़ी बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो क्यों बेचेगा? तो वो अपना प्रॉफिट इस पे समझिए 15 से 20% लेता है। तो हम चलिए इसका मैक्सिमम मतलब ले लेते हैं 20%। अब इस पे इसका 20% निकालिएगा तो आपको 20% लगभग 3,07,360 रुपया होता है। यानी कि टोटल प्राइस हो गया आपको 3,07,360 रुपया। जोड़िएगा जो पहले का टोटल था, यानी कि 15,36,800 में, तो टोटल हो जाता है 18,44,160 रुपया। ये गाड़ी का प्राइस हो गया नेपाल में। और उसके बाद क्या होता है, नेपाल में प्राइस होने के बाद आपको इतना 18,44,160 रुपया में गाड़ी का दाम हो गया। ये तो समझिए इंडिया यानी सार्क कंट्री से गया है तब इतना प्राइस है। अगर यह सार्क के अलावा दूसरा कंट्री से आता तो यही समझिए 20 लाख के करीब में हो गया होता। अब आखिर नेपाल सरकार इतना दाम लेता क्यों है? तो देखिए, नेपाल सरकार पे इस पर कई स्टेटमेंट दिया है। उसने बोला है कि यह सब लग्जरी आइटम होता है और लग्जरी आइटम पे आपको प्राइस ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यह पॉल्यूशन का कारण बनता है। इसके कारण बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। क्लाइमेट चेंज यानी कि जो आप जलवायु परिवर्तन देखते हैं, ताप में वृद्धि हो जाता है, ये सब देखने को मिलता है। उसके बाद बोला है कि इसे यह मतलब नेपाल एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे रोड उतना अच्छी तरह से विकसित नहीं हुआ है। अगर हम प्राइस कम कर देंगे तो यहाँ के रोड के कारण बहुत सारे ट्रैफिक जाम की सिचुएशन देखा जा सकता है। ये सब नेपाल सरकार का स्टेटमेंट है। आप हमसे अगर पूछिएगा कि क्या यह सब सही है, तो देखिए ये सब बिल्कुल बकवास है। आपको आप भी बताते हैं क्लाइमेट चेंज होता है, तो चलिए ठीक है क्लाइमेट चेंज होता है, तो क्या आपको लगता है कि मतलब क्लाइमेट चेंज सिर्फ गाड़ी की वजह से होता है? चलिए ठीक है, और भी बहुत सारा कारण है, उसके बाद कारण भी होता है क्लाइमेट चेंज। आप बताइए, अगर गाड़ी का प्राइस इतना दिन से दाम बढ़ा है तो क्या क्लाइमेट चेंज में आपको परिवर्तन आया है?
आप दशक के जब 10 साल पे क्लाइमेट चेंज जो निकलता है उसमें सबसे खतरे लिस्ट के देश जो निकलता है उसमें से एक आप भी है। तो आप तो इतना प्राइज़ कर दिए, तो फिर क्यों इतना खतरा देश है? मतलब सिर्फ प्राइस बढ़ाने से ही आपको लगता है क्लाइमेट चेंज का समस्या समाधान हो जाएगा। दूसरा है प्रदूषण। चलिए ठीक है, प्रदूषण होता है, ये हम भी मानते हैं। तो क्या मतलब लग्जरी आइटम से ही सिर्फ प्रदूषण होता है? प्रदूषण का और भी बहुत सारा कारण है, तो उसका आप नहीं करते हैं, सिर्फ सब गाड़ी पे ही थोपते हैं। और दूसरा हो जाता है कि पहाड़ी क्षेत्र में जाम लगेगा। भाई जाम क्यों लगता है? रास्ता की कमी के कारण। आप रोड को सही कीजिए, रोड सही रहेगा तो जाम क्यों लगेगा? एक बार हम नेपाल में गए थे। नेपाल में एक बार हम शायद जनकपुर इसी कभी कोई काम से गए हुए थे, तो एक बस में बैठे हुए थे। बस में बैठे न थे, इतना भीड़ था, समझिए बस में ही मेरा आधा दम निकल गया था, एकदम कोसम कोच। और भाड़ा उतना ही, चाहे 18 रहिए चाहे चपाए रहिए, लेकिन भाड़ा कोचम कोचे रहता है, मतलब भाड़ा उतना ही रहता है। तो इस सब के कारण आप देखिए, इसके कारण यही होता है कि भाड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और गाड़ी तो उतना ही है, तो भाड़ा तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। और पहाड़ी क्षेत्र तो आप वहाँ पे रोड बनाइए, ना कि गाड़ी का प्राइस बढ़ाइए। और क्लाइमेट चेंज की बात रही, तो चलिए ठीक है, एक बात और मान लेते हैं हम आपको कि ठीक है क्लाइमेट चेंज के लिए आप प्राइस बढ़ाया है, तो इलेक्ट्रिक कार जो हाल ही फिलहाल में आपके देश में गया था, उसका आपने कितना प्रतिशत टैक्स रखा है? 250%। भाई इलेक्ट्रिक से तो नहीं होता है, मतलब क्लाइमेट चेंज या प्रदूषण की शिकायत तो नहीं होता है, तो उसको आपका टैक्स तो कम कर देना चाहिए, उसका टैक्स कर देना चाहिए 50%। काहे नहीं किए? इसका मतलब कि आप झूठ बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, ये बात तो राइट है कि सरकार झूठ ही बोल रहा है। आप पहाड़ी क्षेत्र, हर जगह पहाड़ी क्षेत्र थोड़ी ना है। अगर आप बिहार से सटे राज्य सब, बिहार के सटे राज्य से ज़िला से आप देखिएगा, नेपाल के जो सब उधर क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ खास पहाड़ी इलाका नहीं है। जनकपुर सब में देखिएगा, उधर आप कुछ खास पहाड़ी इलाका नहीं है, हम भी गए हुए हैं। इंडिया में जैसे है सेम वैसा ही लगभग उधर का भी रोड है, तो कुछ खास पहाड़ी इलाका है नहीं। अब जान लेते हैं कि अगर आप नेपाल में एज ए टूरिस्ट घूमने जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, नेपाल में घूमने जाने के लिए आप इंडिया के 5 स्टेट है, किसी भी स्टेट से जा सकते हैं। बस कुछ उसका शर्त होता है। अगर आप पर्सनल बाइक या पर्सनल कार से जाना चाहते हैं तो आपको कुछ वहाँ पे कस्टम ड्यूटी वो लोग बोलता है, आप समझ लीजिए एक प्रकार के कस्टम टैक्स होता है, जो नेपाल में जाने के लिए आपको 4 व्हीलर के लिए और 4 चक्के बाइक के लिए कुछ टैक्स देना पड़ता है। वहाँ पे आप जाइएगा, उसका भंसार ऑफिस ऐसा ही कुछ होता है, वहाँ पे आपको भंसार कटाना होता है। भंसार कटाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेगा, पोल्यूशन कार्ड लेगा, इंश्योरेंस आपको देखा गया, आरसी रीजनल सर्टिफिकेट होता है जो व्हीकल चलाने वाले के पास होता है। और एक और आपको वहाँ पे प्रूफ के तौर पे वोटर आईडी या आधार कार्ड आपसे ले सकता है। तो ये सब आप रख लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि आपसे 100 रुपया या 150 रुपया लेता है, और उसके बाद आपको जाने देगा। और जितना दिन के लिए पर डे 100 रुपया 150 रुपया है, जितना दिन के लिए जाना चाहते हैं उतना दिन कह दीजिए, उसके अनुसार से आपको पैसा काट लेगा। लेकिन हमारे इंडिया में आने पर हम लोग नहीं लेते, ऐसा कोई टैक्स नहीं लेता है। वो आ सकते हैं, उसको खुली छूट है। हाँ, बशर्ते आने से पहले हमारे नज़दीकी थाना में उसको सूचित करना होता है कि हाँ हमको जाना है, आ सकते हैं। ऐसी कोई टैक्स नहीं है जो हम इंडियन वाले लेते हैं, क्योंकि हम अपने दोस्त से टैक्स कभी नहीं ले सकते हैं। और बात कहना भूल गए, नेपाल में जाने के लिए आपको पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ता है, आराम से आप जा सकते हैं और आ सकते हैं। ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पूरी तरह से खुला हुआ है आने जाने के लिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।